सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के झटकों को नजरअंदाज करते हुए विपक्ष की पार्टियों ने अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत चुनौती देने के लिए विपक्षी एकजुटता को बरकरार रखने की जवाबी रणनीति अपना ली। इस कड़ी में बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकजुटता की बैठक में 24 दलों को न्योता देकर विपक्ष के राष्ट्रीय स्तर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एक बार फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करने जा रहे हैं। इसमें 25 दलों के शामिल होने की संभावना है। 17 जुलाई को मीटिंग के पहले दिन सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के नेताओं को डिनर पर भी बुलाया है, यानी डिनर डिप्लोमेसी। विपक्ष के जिन 24 दलों को बुलाया गया है उनमें वर्तमान में 150 से अधिक लोकसभा सांसद हैं। इसमें पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में पहली बैठक बुलाई थी। वहीं दूसरी बीजेपी की ओर से लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में चिराग पासवान से बीजेपी के नेताओं की मुलाकात भी हुई है। या पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल और टीडीपी को साथ लाने की सुगबुगाहट भी है। एनडीए की ओर से भी 18 जुलाई को मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कई दिलों के शामिल होने की संभावना है। यानी आप 18 को जो पिक्चर देखेंगे वो दिखाएगी आपको कि 24 में क्या होने वाला है। कुछ राजनीतिक बयान है, इसी पर सुनिए। भानुमति का कुनबा कभी भी किसी चट्टान से नहीं टकरा सकता है। आज के युग के चंद्रगुप्त नरेंद्र मोदी हैं, जो हिंदुस्तान को एक सकारात्मक साम्राज्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की एक आवाज हो रही है और विपक्ष उस आवाज को समाप्त करने, हिंदुस्तान की एकता अखंडता पर खलल डालने, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की यह बैठक अपनी काली कमाई को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है। वे अपने गर्दन को सीबीआई ईडी से बचाना चाहते हैं। 5 दशकों से इस देश के संसाधनों को लूटने वाली विपक्ष आज जनता से जड़ जमीन से कट चुकी है और वो डर रही है कि दलदल में फंसी विपक्ष कब भ्रष्टाचार के शिकंजे में आ जाए। आज लालू से लेकर कर्नाटक के राजनेताओं तक यह भ्रष्टाचार का शिकंजा कसता जा रहा है, उसी के बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 282 सीटें 2014 पाने के बाद भी गठबंधन के साथियों को महत्व दिया था और 2019 में 303 सीटें पाने के बाद भी गठबंधन के साथियों को महत्व दिया गया। लेकिन कांग्रेस का जो गठबंधन है भानुमति का कुनबा है। एक तरफ उनके साथ शिवसेना है, एक तरफ उनके साथ मुस्लिम लीग है, एक तरफ उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हैं, जिनका विरोध स्वयं अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। आपके खिलाफ तमाम कांग्रेसी नेता बयान दे रहे हैं। तो भानुमति का कुनबा एक तरफ है और दूसरी तरफ सशक्त गठबंधन है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। डॉली शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। प्रवीण कुमार, प्रवक्ता भी हैं और एमएलए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से हैं और अनूप सांडा जी, प्रवक्ता एसपी की तरफ से। माफ करिए, आपसे शुरू करते हैं शिवम त्यागी जी। जो 18 की झांकी है वो लगातार लोग जुड़ रहे हैं। टीडीपी को निमंत्रण है, अकाली दल को निमंत्रण है, चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में मुलाकात हो रही है। इसमें 2 चीजें हैं। पहला पक्ष ये कि नहीं साहब, एनडीए का कुनबा बड़ा हो रहा है। दूसरा पक्ष, क्या आपको लगता है कि जो 24 का चुनाव है उसके लिए 200% श्योर बीजेपी होना चाहती है कि अगर कहीं नुकसान होता है, और ये शायद रेड बटन इसलिए दबा क्योंकि कर्नाटक के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, लोग इस बात को कहते थे कि नहीं साहब, उसके बाद बीजेपी थोड़ा सतर्क हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कोई डेंट लगे, इसलिए पहले से तैयारी कर ली जाए। शिवम जी। रजत जी, हम 200% नहीं, भारतीय जनता पार्टी 1000% श्योर होना चाहती है और किसी भी पार्टी को चुनाव में श्योर होने के लिए जो भी चीजें करनी होती है वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां तक बात एनडीए की है, एनडीए का कुनबा बढ़े, बिल्कुल जाहिर बात है। एनडीए देश का सबसे बड़ा गठबंधन दल रहेगा और उसके साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जहां तक बात कर्नाटक की है, आपको याद होगा 2019 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में चुनाव हारी थी और उसके बाद किस तरीके से केंद्र में हम 303 सीटों के साथ आए थे।
अगर मैं पिछले कॉम्बिनेशन के साथ भी आऊं, जो पिछली बैठक इनकी हुई थी पटना में, तो अप्रोक्सीमेटली 15 दल इनके पास थे। इस देश में लोकसभा में 543 सीटें हैं। 543 में से भारतीय जनता पार्टी के साथ 330 हैं। इन 15 पार्टियों की जो पिछले इसमें इनकी बैठक में थे, उनकी अगर मैं सीटों का गुना भाग करूं, जोड़ करूं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 138 सीटें हैं। 102 सीटें उसके बाद भी बची हुई थी। हालांकि ये अभी कह रहे हैं कि 24 दलों की बैठक होने वाली है, लेकिन आपने देखा एनसीपी में ओरिजिनल एनसीपी हमारे पास है, शिवसेना में ओरिजिनल शिवसेना हमारे पास है। आने वाले टाइम में आपने खुद बताया चिराग जी के बारे में और ये तमाम चीजें। मैं मानता हूं किसी भी पार्टी को चुनाव में जाने से पहले अपनी सारी तैयारी करनी होती है, और खासतौर पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम तो हमेशा से ही इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। और जहां तक बात इनसिक्योरिटी की है, नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से जो है 2024 में बनानी जा रही है, और उसकी जितनी भी तैयारियां होंगी हम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ डॉली शर्मा जी भी हैं। डॉली जी, जो विपक्ष की पटना वाली बैठक थी, उसको लोग बहुत सफल बैठक मान रहे थे। दल भी आए थे, बातचीत भी हुई थी, ठीक है। आम आदमी वाला पोर्शन थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ घड़ी के साथ, तो जो महाविकास आघाड़ी थी, जिसको लोग कयास लगा रहे थे कि उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी ये लोकसभा में कमाल कर सकते हैं, सीटें आ सकती हैं आपकी। उधर बिहार में अलायंस पैकफुल था, कर्नाटक में आपकी जीत थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अच्छी खबरें मिल रही थी। लेकिन जो एक मोराल था विपक्ष का, वो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद थोड़ा बैकफुट पे गया। नहीं, मुझे नहीं लगता रजत जी कि कोई मोराल बैकफुट पे गया है। हम लोग कांग्रेस पार्टी और लगातार सभी विपक्षी दल एक साथ काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ये नई आदत नहीं है इस तरीके से पार्टियों को तोड़ना, एमएलए खरीदना, जो नई इनसे खरीदा जाए, फिर उसको ईडी सीबीआई का डर दिखाना, एन केन प्रकारेण कुछ भी करना, अपनी सरकार सत्ता में आ जाना, ये नया इनका नहीं है। हर पार्टी आज इनके इस चरित्र को अच्छी तरीके से भली भांति जानती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि हम हर तरीके से तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल हर चीज का कयास लगा के कि ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, 24 की रणनीति बनाकर तैयार है सभी लोग। आने वाले समय में एक मीटिंग, आपने अभी खुद कहा सफल रही, आने वाली मीटिंग भी आप देखेंगे कि सफल रहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है। अगर है तो 200 रुपए किलो टमाटर, अगर है तो बेरोजगार युवा जो इन्होंने देश को लगातार जो जनता को दे रहे हैं, एक बार ब्रिजमोहन जी के पास चले जाए, आ रहा हूं। ब्रिजमोहन जी, अब एनसीपी के तो हालात सामने हैं, घड़ी किसी के पास है और वक्त किसी के पास है, और इस एनसीपी की वजह से ही विपक्ष को एक धक्का लगा है। कहा साहब, पवार साहब ही नहीं संभाल पाए, सबसे बड़े पुरोधा, सबसे बड़े चाणक्य, आज जो विपक्ष बैकफुट पे है वो एनसीपी की वजह से। रजत जी, ये कहना तो शायद ठीक नहीं होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारण विपक्ष की सारा पार्टी या जो गठबंधन था वो बैकफुट पे है। देखिए, हकीकत यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो बहुत बड़ा तबका है, जिसमें कि हमारे नेता भी हैं और जिसमें हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उन सब लोगों ने ये फैसला लिया कि इस बार हम सब लोग मिलकर क्यों ना एनडीए का साथ दें और एनडीए को मजबूत करें। तो उसके अंतर्गत सारा फैसला हुआ। जो आपने कहा कि घड़ी किसी और के साथ है, वक्त किसी और के साथ है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों जगह एक ही जगह पर है, और आदरणीय अजीत पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पूरे हमारे रैंक एंड फाइल ने उसको स्वीकार कर लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो वो भी स्प्लिट हुआ है, तो मैं वो भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पार्टी में किसी प्रकार का स्प्लिट नहीं हुआ है। ये एक इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट है। कुछ लोग हमारे इस फैसले से सहमत नहीं थे, इतनी सी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा जो कैडर है, वो आदरणीय अजीत दादा पवार के साथ है, और उनके इस फैसले से वो सारे लोग एक साथ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है उसमें निश्चित रूप से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अब उनको तैयारी अपनी रखनी चाहिए। और ये कहना, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया है, तो जब पार्टी टूटी ही नहीं है तो ये आरोप लगाना भी गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ये पार्टी टूटी है। ये हम लोगों की अपनी पार्टी में थोड़ी बहुत जो लोग असहमत थे
उनके साथ की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो असहमत लोग हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको भी सहमत करके हम सब लोग मिलजुल के देश की प्रगति में और देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, देश को एक ताकतवर देश के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए हम सब लोग मिलजुल के काम ठीक है, करेंगे। यही हम लोगों का भी सोच है। अनूप जी, अलायंसेस की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी प्रदेश की होती है तो उत्तर प्रदेश की होती है। आज अखिलेश जी जा रहे हैं, ये भी माना जा रहा है वो बैंगलोर भी जाएंगे, इसके पहले पटना भी गए थे। लेकिन अलायंसेस को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा फायदा सपा को हुआ नहीं, चाहे आप बसपा के साथ लोकसभा में गए हो या विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ गए हो। राजभर जी आपको छोड़ चुके हैं, जो छोटे दल थे वो भी अब धीरे धीरे एनडीए खींच रहा है। जयंत चौधरी के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इस बात की चर्चा है, मैं जो सूत्र बताते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं एनडीए के टच में है। तो चर्चा तो इस बात की भी है कि केडीएम के और एमडीएम के जो एनडीए में पहले रह चुके हैं विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने वाले हैं बैंगलोर में। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज और सबसे ज्यादा बदहाली किस प्रदेश में है और किस विपक्षी दल ने भारतीय जनता पार्टी के शासन की असफलताओं को और उसकी बेईमानी को जनता के समक्ष उजागर किया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार अपने कार्यकर्ताओं के एक मजबूत नेटवर्क के साथ जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो असफलताएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, देश की सीमाओं की असुरक्षा, देश में आय की बढ़ती असमानता, प्रधानमंत्री जी जो मणिपुर के मसले को सुलझाने में जिस तरीके से असफल रहे और देश में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार हो रहा, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। और ये जो आज के हालात, इन हालात में खुद एनडीए घबराया हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सुर बदल गया। वो जिस रूप में और जिस तरीके से देश की राजनीति को जिन भावनात्मक और सांप्रदायिक मुद्दों पर ले जाकर के राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि सत्तारूढ़ दल के पास बताने के लिए कोई काम नहीं है। आपका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा फेल हो गया, साल में 2 करोड़ रोजगार देने का दावा फेल हो गया, देश के प्रत्येक नागरिक को पक्का घर देने का दावा फेल हो गया, देश में हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का खाता ठीक है, दावा मैं आ फेल हो गया। रहा हूं। एक बार ओपनिंग कमेंट प्रवीण कुमार जी से ले लें। आ रहा हूं अनुज जी, अलायंसेस पर आऊंगा कि क्या अलायंसेस के बिना काम नहीं चल रहा दोनों तरफ, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो विपक्षी दल हो। आ रहा हूं अनुज जी, प्रवीण कुमार जी के पास। प्रवीण जी, स्थिति कहां तक पहुंची? क्या आप लोग बेंगलुरु जा रहे हैं विपक्षी एकता के लिए? रजत जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से क्लियर एजेंडा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात सुप्रीम कोर्ट के उस अध्यादेश को पलटने का काम किया, दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने का काम किया और बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कर रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आवाज लगातार उठा रही है। मैं कह रहा हूँ, आप बेंगलुरु जा रहे हैं या नहीं विपक्षी एकता में, या फिर वो ऑर्डिनेंस वाला मामला जब सॉल्व होगा तब जाएंगे? हमने वही बता रहा हूँ, हमने पहले पूरी तरीके से क्लियर किया, आज दोबारा आपके चैनल से क्लियर कर देता हूँ। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस पार्टी अध्यादेश का समर्थन करेगी, ये बात कांग्रेस पार्टी बताए और हम जो है बेंगलुरु जाने को तैयार है। 15 दिन का कांग्रेस पार्टी ने समय मांगा था और 15 दिन जो है वो बीत चुके, तो लगातार हम भी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि क्योंकि हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो महागठबंधन का हिस्सेदार हो और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो कुनीतियां हैं, जो सरकारों को तोड़ के गिराने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के और देश से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है और चाहती है कि आ रहा हूं, एक बार शिवम त्यागी जी के पास जाना है। सरकार जिस तरीके से शिवम त्यागी जी, जो ये एक थ्योरी है, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। लोग कहते हैं कि साहब, जो आप 14 और 19 का रिजल्ट निकाल लीजिए, औसतन 37.38% वोट जो था वो भाजपा एनडीए को मिला, बाकी वोट जो था वो विरोध का था। तो लोग कहते हैं कि साहब, इस विरोध के वोट को आप एकमुश्त कर दीजिए तो एनडीए बीजेपी हार जाएगी, पहला। दूसरा, कहा साहब बीजेपी के खिलाफ अगर विपक्ष के 3 दल लड़ते हैं, मतलब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है, कहा कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों लोग लड़ गए, इसलिए बीजेपी को फायदा होता है। कहा आप यूनाइट हो जाइए, बीजेपी जीत नहीं पाएगी। इस थ्योरी में कितना दम है?
देखिए रजत जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई। हमने तो डिलीवर कर दिया ना। सारे भ्रष्टाचारी इस देश के एक ही जगह डिलीवर कर दिए, जो एक दूसरे से लड़ कर सर फोड़ कर यहां तक पार्टी बनाकर पहुंचे हैं। आज वो किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बचना चाहते हैं। रजत भाई डॉली जी एक बार कंप्लीट, मैं देखिए मैं ही चाहता हूँ ना जो आपका समय हो। डॉली जी मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ। मेरा सवाल शिवम जी से है क्योंकि आपने सवाल किया है। डॉली जी एक मिनट शिवम भाई, डॉली जी जो आपने कमेंट किया है उस कमेंट का वो जवाब दे रहे हैं। आपने सवाल उठाया, अब आप जवाब सुनिए, बोलिए शिवम त्यागी जी बोलिए। अगले दिन उन भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठा कर देते। थैंक यू। नहीं, वो लगातार डॉली जी को आपको रोकना पड़ेगा। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो बोल रही थी। आप इनको रोक दीजिए। डॉली जी मैं चाहता हूं ना जो सवाल आपने उठाया है एक बार उसका उत्तर दे लेने दीजिए। आप संतुष्ट मत होइए, मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। शिवम जी 40 सेकेंड। छोटे बच्चों की फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की क्लास में क्या होता है कि टीचर किसी को भी बोले कि बेटा आप खड़े हो जाओ, सारे उठकर एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कम से कम यहां पर तो कोई फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाला नहीं है ना, तो सारे प्रवक्ता हैं, कम से कम बड़े हैं उम्र में, मुझसे तो बड़े ही हैं, तो कम से कम उसका तो लिहाज रखा ही जाना चाहिए। मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं, हमने डिलीवर किया। हमने इस देश के सारी भ्रष्टाचारी पार्टियों को एक जगह डिलीवर किया। जो एक दूसरे के खिलाफ दल बनाकर खड़े हुए थे, हमने उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। आज वो सारे एक जगह हैं। अगर लालू जी हैं तो उनको बचाने के लिए नीतीश जी भी खड़े हुए हैं, अगर कांग्रेस वाले हैं तो उनको बचाने के लिए और दूसरे लोग खड़े हुए हैं। अब आगे आता हूं आपकी थ्योरी पर। आपने कहा कि भाई अगर वो जो 60% वाला वोट शेयर है लोगों का, विपक्षियों का, अगर उसको इकट्ठा कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। आप मुझे यह कहना चाहते हैं कि जिस ममता बनर्जी ने लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दिन रात उनकी लाठियां खाई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, आज सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री को हटाना है और अपने भतीजे को भ्रष्टाचार से बचाना है तो वो दोनों एक जगह मिल जाएंगे। जो समाजवादी पार्टी जीवन भर बीएसपी के खिलाफ लड़ती रही, अगर आज उसी के साथ मिलकर आगे आना चाहते हो तो आपको लगता है यह संभव है? जो आम आदमी पार्टी विरोध में खड़ी ही कांग्रेस के साथ हुई थी, वो सिर्फ इसलिए उनके साथ इकट्ठी हो जाए क्योंकि उनको अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बचाना है, तो ऐसा संभव है क्या? आज जो एनसीपी, अब तो नकली एक है जो है, और दूसरी तरफ शिवसेना, आपको लगता है दोनों साथ जा सकते हैं? या फिर मुस्लिम लीग और एनसीपी, ये सारी पार्टियां वो है जो कांग्रेस से या तो निकल कर गई थी तब अपने दल बनाए, या फिर किसी भी अंतर विरोध में राज्य स्तर पर दोनों पार्टियां आपस में लड़ी और अलग अलग दल बने। आज भारतीय जनता पार्टी से इकट्ठे होकर लड़ने की जो ये बात करते हैं, ये बताता है कि डर और बौखलाहट कितनी है और किसी भी तरीके से अपने बच्चों और अपने पैसों को बचाना है जो देश के भ्रष्टाचार से कमाया है। और अंत में 10 सेकंड में एक चीज और कहना चाहता हूं। आपने जो कहा कि ये जो तमाम तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, क्या ये संभव है? आप मुझे एक चीज बताइए। पहली बैठक हुई पटना में, पटना के बाद शरद पवार जी के जो लोग थे वो उनसे डिससैटिस्फाइड थे। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि शरद पवार जी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तरफ उनको एक चेहरा प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं चाहते। लोग चले गए। दूसरी तरफ आपने देखा किस तरीके से शिवसेना का क्या हाल हुआ, वो कहां है? आपने देखा आम आदमी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड एक ही है, जी हमें अगर अध्यादेश पर समर्थन करते हो तो मानने को तैयार है। साथ में बैठकर रजत टंडन, शिवम त्यागी या फिर डॉली शर्मा जी चाय पी ले, बात अलग है, लेकिन जब शीट शेयरिंग पर बात आएगी, एजेंडास पे बात आएगी और तमाम चीजों पर बात आएगी, आप कैसे बनाएंगे भाई? हर मीटिंग के मेरा एक सवाल और है, दूसरी तीसरी मीटिंग तक शिवम त्यागी जी मेरा एक सवाल और है। ये जो विपक्षी एकता हुई, आ रहा हूं प्रवीण जी, आ रहा हूं, आपका समय आएगा, मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए, आ रहा हूं। शिवम त्यागी जी, जो विपक्षी एकता की मीटिंग पटना में हुई, क्या उसने बीजेपी को थोड़ा सा, प्रवीण जी मैं आपके समय में आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पूरा समय आपको मिलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। शिवम जी, जो ये विपक्षी एकता हुई, क्या उसी के बाद आपको लगा कि नहीं साहब डैमेज कंट्रोल करना है? उधर शिवसेना का एक पार्ट मिल गया, एनसीपी का एक पार्ट मिल गया, अकाली दल जो छोड़ के गया था वहां रीच आउट किया, टीडीपी से बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है, राजभर जो समाजवादी पार्टी का अलायंस पार्टनर था उससे रीच आउट हुआ है, चिराग पासवान पार्टी तोड़ी गई उस वक्त जब नीतीश कुमार साथ में थे, वहां रीच आउट हुआ। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल है? देखिए, सबसे तो मैं रजत जी फिर से एक बार यही कहना चाहूंगा, पहली दूसरी क्लास की बच्चे की तरह एक दूसरे के बीच में ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। फिर से मैं आप कहना चाहता हूं, जो डैमेज कंट्रोल की आपने बात कही, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई इस समय भारतीय जनता पार्टी और इस दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, स्वागत है। आप मुझे कोई ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी इस पैनल में बैठे हुए बताइए जो ये कह दे कि हम नेता को नहीं लेना चाहते। आम आदमी पार्टी, जिसका आधार ही सारे देश की पार्टियों को गाली देना था, जब एमसीडी के चुनाव आए तो सबसे पहले महाबल मिश्रा को ले आए।
कहते थे हम तो नहीं लेंगे, हमारे पास तो जरूरत नहीं, हम नहीं लेंगे। कांग्रेस नहीं लेकर आई क्या? मैं तो कहता हूं तमाम पार्टियों से एक नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके नेताओं का, उनके लोगों का, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास किसी के साथ मिलकर हो सकता है तो वो आते हैं, स्वागत है। ये फिर से बोलना शुरू कर दिया प्रवीण कुमार, इतनी तो सीटें आ रहा हूँ प्रवीण जी, आ रहा हूँ, सीधे आपके ही पास आ रहा हूँ। मार्च करेंगे कैसे? संसद में तो आ रहा हूँ नहीं तो प्रवीण जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, पूरा कंप्लीट कर ले दीजिए, आपके समय में कोई नहीं बोलेगा, आने दीजिए एक बार। संसद तक मार्च करेंगे, कैसे करेंगे मार्च? ये क्या है, इनको बताइए ना, ये क्या वर्बल डायरिया है ये? आप अपने समय पर बोलिए ना भाई, मचौर लोग हैं, अपने समय पर बोलिए। ठीक है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, वो जो शुरुआत में कहा गया कि भानुमति का कुनबा है वो यही है, मत बोलिए भाई, मत बोलिए। मैंने तो ठीक है, मैंने तो शिवम ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया स्टैंडर्ड के बच्चे कि अगर कोई नेता आना चाहता है, पूरा दल टूटना चाहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मना नहीं की, ठीक है, पॉइंट टेकन। डॉली जी के पास, प्रवीण जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। डॉली जी, शिवसेना से अलायंस हुआ, पूरी पार्टी देखिए चली गई, पूरी सत्ता चली गई उद्धव ठाकरे साहब से। अब पवार साहब थे, कहा जा रहा सीनियर मोस्ट हैं, फेविकॉल की तरह हैं, चाणक्य की तरह हैं, अजीत दादा लेकर चले गए। पहली मीटिंग पटना में थी तो विस्फोट राजनीतिक रूप से मुंबई में हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 को जब मीटिंग हो तो उसके बाद एक और दल चला जाए छूट के? बार बार लोग कह रहे हैं कि साहब जब आप मीटिंग बुला रहे हैं, लोग धीरे धीरे आपसे अलग हो रहे हैं, और जो अलग नहीं हो रहा उसकी पार्टी में से लोग चले जा रहे हैं। रजत जी जा रहे हैं या जबरदस्ती बुलाए जा रहे हैं? 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में अजीत पवार जी का नाम खुलकर लेते हैं और बहुत बड़े घोटालेबाज बताते हैं और कहते हैं सब जेल में जाएंगे, जेल में चक्की पीसेंगे। जेल का तो पता नहीं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हो गई, वहां वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज सरकार बना रहे हैं, आज उनके साथ शामिल हो गए। तो भ्रष्टाचारी मुक्त का नारा देने वालों ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से युक्त कर लिया। आज एक ऐसा नेता जिसका ये लोग नाम ले लेकर भ्रष्टाचारी बताते थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के आज अंदर है। तो इनके कथनी और करनी के फर्क तो पूरा देश देख रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी तो आप ही के साथ हैं, और दूसरा सोनिया जी भी आप ही के साथ हैं, चिदम्बरम जी भी आप ही के साथ हैं, शिवम जी एक बार कंप्लीट, हाँ मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार डॉली जी को कंप्लीट कर लीजिए, जैसे ही वो कंप्लीट करेंगे आप उत्तर दे दीजिएगा। कि बीच में बोलने में कितनी दिक्कत होती है, मैं बोलूंगा नहीं, बस बता रहा हूं उनको कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने 2 तोता मैना पकड़े हुए हैं, सीबीआई और ईडी। जो नहीं मानता उनके घर भेज दो, डरा लो, धमका लो। जो नहीं मानता भी आप ही के रिजीम में कहा गया था। आजकल एक बड़ा जोक चला है, आपने सुना होगा, रिकॉर्डिंग चल रही है कि हेलो के हाँ कि भैया अब आप क्या व्हाट्सएप से जोक भी देश के न्यूज चैनल्स पर सुनाएंगे? मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आज पूरा देश समझ रहा है इनकी कथनी और करनी के फर्क, कि ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता इनको आने वाले 2024 में इसका जवाब जरूर देगी। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, प्रवीण कुमार जी के पास। प्रवीण जी, क्या जो अलायंस है वो शर्तों पर होगा कि साहब ऑर्डिनेंस पे आप हामी भरिए तभी हम आएंगे बेंगलुरु, टिकट तभी कटाएंगे जब आप हरी झंडी दिखाएंगे कि नहीं साहब ऑर्डिनेंस पे साथ में? और जो आरोप लगाया शिवम त्यागी जी ने, कहा कि आपने भी तो महाबल मिश्रा जी को ले लिया था, तब क्या दिक्कत थी, आज उन्होंने ले लिया तो फिर आप क्यों परेशान है? प्रवीण जी। रजत जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ शिवम जी को कि यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हुए हैं वो चौथी पास राजा से तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाई लिखाई की बात करी थी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी में देखा हमने पढ़ा लिखा, पूरी दिल्ली डूब रही है, कितने पढ़े लिखे हो देखा हमने, दिल्ली डूब रही है, 48 घंटे का समय मिला था, दिल्ली डूब रही है। एक बार कंप्लीट कर लीजिए शिवम भाई, उनका वक्त है, मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपसे, एक बार प्रवीण जी अपनी बात कह लें, आपको मैंने पूरा समय दिया है। अजीत पवार के ऊपर इतने बड़े बड़े घोटाले के आरोप लगाए, उसने पार्टी में शामिल कर लिया, इरिगेशन स्कैम उसके पास है। हेमंत बिश्वा शर्मा वाटर स्कैम की मोटी मोटी बुकलेट छपवा के अमित शाह जी ने कैंपेन चलाया, उसे पार्टी में शामिल कर लिया। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो है वो एक शारदा चिटफंड घोटाला था, उसको शामिल कर लिया। येडियुरप्पा के ऊपर इतना बड़ा आरोप, तो भारतीय जनता पार्टी में बंगारू लक्ष्मण लाइव कैमरे में पकड़े गए, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो करप्शन में पकड़े गए, उनके ऊपर इतने बड़े आरोप जो है वो साबित भी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन इसके बाद एक वॉशिंग मशीन है, एक बहुत बड़ा जो है वो मैजिकल स्टिक है, वो जैसे गिली गिली छू करते हैं और बंदा जो है वो पूरी तरीके से साफ निकल आता है दूसरी तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरीके की मशीन है और लगातार वो मशीन में लोगों को डालते हैं और दूसरी तरफ से साफ व्यक्ति निकाल लेते हैं और भारतीय जनता
पार्टी में शामिल करके जो है उसे तख्ता पहना देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा और सादा क्लियर एजेंडा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़ी है। लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान की हत्या होगी, आम आदमी पार्टी खुल के आवाज उठाएगी। और जो विपक्षी दल की बैठक है, आम आदमी पार्टी लगातार पिछली बैठक में भी आम आदमी पार्टी ने यही करा था, आगे भी आम आदमी पार्टी का एजेंडा जो है यही रहेगा कि दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह के खिलवाड़ हुआ है उसके पक्ष में, दिल्ली की जनता के पक्ष में आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाएगी और आगे आने वाले समय में उठाएगी। तो आम आदमी पार्टी सीधे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ है, लोकतंत्र के जो इन्होंने लोकतंत्र के मजाक बना दिया है उसके खिलाफ है, संविधान का मजाक बना दिया और जुडिशरी का जो बुरी तरीके मजाक बनाया इसके खिलाफ है। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम महागठबंधन में आए। आम आदमी पार्टी चाहती है कि सब लोग मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे, लेकिन सिर्फ इधर माई वे और हाईवे इस तरीके की बात नहीं चलेगी। दिल्ली की जनता को हमारे प्रति जवाबदेही है, हम दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेही है। ठीक है, तो पूरी तरीके दिल्ली शिवम जी आऊंगा आपके पास, एक बार अनूप सांडा जी के पास जाएं। मुझे दो लोगों को जवाब देना है, 10 सेकंड दे दीजिए बस प्लीज। आ रहा हूं शिवम भाई, एक बार जोड़ 10 सेकंड दे दीजिए, दो अच्छा, लोगों आप का कंप्लीट जवाब करिए, देना फिर जा रहा हूं। फिर आप उसके बाद चले जाइए। थैंक रजत यू। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी बोलेगी, जिनके दो सर्विंग मिनिस्टर्स जेल में, भैया बेल नहीं ले पा रहे हो, सालों बीत गए आपको, 10 साल अभी तक आपको आय नहीं हुआ, 10 से ज्यादा कन्विक्टेड नेता बैठे हुए हैं, गुंडागर्दी में, उस लोगों को मारने में ताहिर हुसैन जेल में पड़ा हुआ है भाई। अरे 2 मंत्री जेल में, मंत्री जेल में, मंत्री जेल में, हवाला, शराब, न जाने क्या क्या। अब आपको रजत जी, अब आप इनको नहीं देख रहे बीच में बोलते हुए। मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि सब अपने समय में बोले, लेकिन आप ये जो आरोप लगाया है, कैसे बोल रहे हैं प्रवीण भाई, एक बात जो आपने बात बोली है उसको एक बार शिवम को कंप्लीट कर लेने दीजिए। आ रहा हूं प्रवीण जी, आ रहा हूं। आपके वक्त में देखिए वो नहीं बोले थे, उन्होंने सिर्फ 10 सेकंड मांगा है। एक बार 10 सेकंड शिवम कंप्लीट करिए। वही सिर्फ बोल रहा हूं भाई। आप थैंक यू। आप अगर अपने लिए सेफ समय चाहते हैं तो दूसरे को भी दीजिए। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर जो चार्जेस लगा रही है आम आदमी पार्टी, जिनके खुद के 2 मंत्री भ्रष्टाचार में जेल बंद है, पिछले 1 साल से बेल तक तो ले नहीं पाए ये लोग, पिछले 1 साल से ताहिर हुसैन को तो निकाल तक नहीं पाए, दंगाई भ्रष्टाचारी सारे पार्टियों में फंसे हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं दूसरे लोगों को। अब कांग्रेस पर आता हूं। अंत में मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, राहुल गांधी अभी पिछले दिनों हरियाणा में थे, धान की बुआई कर रहे थे, धान लगा रहे थे। चिंता मत करिए, विपक्ष की आखिरी मीटिंग आते आते वो अकेले ही रह जाएंगे धान लगाते हुए हरियाणा के किसी खेत में। मेरी उनको शुभकामनाएं। डॉली जी आपसे जवाब लूंगा, एक बार जा रहा हूं। प्रवीण कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, अनूप जी के पास जाना है मुझे। अनूप सांडा जी, ये अलायंसेस की बात, आप सिर्फ यूपी के बारे में ही अगर मैं आपसे बात करूं, राजभर जी आपके साथ थे, लगातार कैंपेन कर रहे थे रथ पर, आज वो आपके साथ नहीं खड़े हुए। जयंत चौधरी मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं ओवरऑल बात करता हूं। मान लीजिए सारे लोग बैठ गए एक साथ, कांग्रेस पार्टी कहेगी साहब बताइए क्या देंगे हमको आप यूपी में, अखिलेश जी कहेंगे साहब उत्तराखंड में बताइए हमको क्या देंगे, मध्य प्रदेश में क्या देंगे बताइए आप, हमारा भी वोट बैंक। तो ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है ये कैसे होगा साहब? 24-24, 25-25 दल है, ममता दीदी कहेंगी साहब अखिलेश जी एक टिकट बनारस वाला हमको चाहिए साहब, हमारे नेता है, लड़वाना है चुनाव। कैसे होगी ये बातचीत? रजत जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मेरा एक निवेदन है कि आप डिबेट का संचालन कर रहे हैं तो समय का संतुलन भी रखना आपके दायित्व है। अभी हमारे भाजपा के मित्र जो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा बता रहे थे, तो इनको सबसे पहले तो खुद ये आचरण को अपनाना चाहिए था कि दूसरों के बीच में न टोकते। बहुत समय इन्होंने अपनी टोका टाकी से खराब कर दिया। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ कि जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, अभी तो बात हो रही है न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की, और जहां तक सीटों के बंटवारे का भी सवाल है वो समय आने पे वो चीजें अपने आप सब हो जाएगी। जहां तक सुभाषपा की बात है तो सुभाषपा तो देखिए एक ऐसी पार्टी है कि जो जैसे लोहा चुंबक की तरफ जाता है उस तरीके से सुभाषपा जहां सत्ता होती है उस तरफ स्वयं जाने लगती है। 22 के पहले इनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, तब भाजपा में इनको कभी दिखी और ये हमारी तरफ आ गए। जब हम सत्ता में नहीं आ पाए तो फिर इनको भाजपा आकर्षित करने लगी। तो ये जो राजनीतिक सौदेबाज लोग, और भाजपा और एनडीए की भी बड़ी एक विडंबना है कि ये चाल, चरित्र और चेहरा वाले लोग इतने दो मुहे और इतने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले। मैं बहुत प्रैक्टिकल सवाल अनूप जी आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद ब्रिजमोहन जी आ रहा हूँ आपके पास। मेरा प्रैक्टिकल, मैं आपके पास कोई नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ अनूप जी मैं आप ही के पास, सबको समय मिला, मेरी भी बात, मैं आप ही के पास हूँ अनूप जी, मैं जा ही नहीं रहा कहीं।
मैं आपके पास, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आपके फिर पास, बातों का मेरा रास्ता आपसे में सवाल टूट है जाता है तो सर, बात नहीं आ पाती। जो मैंने मूलभूत सवाल पूछा आपने थोड़ा सा सुभाषपा तक मोड़ा, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर ममता दी आपसे ये कहें कि भाई अनूप जी हमको बनारस वाली सीट चाहिए, त्रिपाठी जी के परिवार टीएमसी के साथ है, हमको लड़वाना, अखिलेश जी कहे नहीं साहब दादा हमारे पास भी हैं, बहुत जमाने से हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, एक लोकसभा उनके लिए दे दीजिए, तो ये अलायंस कैसे हो पाएगा? अपने में से आदमी कैसे निकाल कर देगा? रजत भाई, काल्पनिक सवालों से राजनीति नहीं चला करती, और जिस तरीके का आप सवाल कर रहे हैं ये तो सब गठबंधन, एनडीए में परेशानी नहीं है। आज एनडीए में क्या वजह है कि तमाम दलों में ये जेडीयू इनके साथ थे और क्यों इनको छोड़ करके चले गए? तो ये कोई सवाल ही नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है, आपका कहना है, मैं फिर उसी पे, मैं स्पेसिफिक नाम ले लेता हूं, चलिए आप मत मानिए, मैं कह रहा हूं अगर टीएमसी में आज की डेट में ललितेश है और किरण मय नंदा आपके पास है, सपा कहे नहीं साहब एक सीट हमको दे दीजिए दीदी, हमको लड़ाना है, हमारा आपका संबंध बहुत अच्छा है, ममता दीदी कहे साहब बनारस मिर्जापुर भदोही में से एक सीट हमको दे दीजिए, तो क्या इस लेवल पे अलायंस हो पाएगा? बस यही जानना चाहता हूं। मैंने कहा ना ये तो काल्पनिक सवाल है, ये काल्पनिक सवाल है और इन सवालों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम तैयार हो रहा है, उसके आधार पर सारे नेता बैठ करके तय करेंगे कि किस हिसाब से क्या आधार बनेगा सीटों के बंटवारे का। और ये सवाल जैसे आप बता रहे हैं, ये तो ललितेश जी के लिए कौन सी सीट ममता जी मांगती हैं या मैंने इसीलिए प्रैक्टिकल सवाल पूछा, आपने इसको हाइपोथेटिकल कहा। ये काल्पनिक सवाल है, ये प्रैक्टिकल सवाल नहीं। प्रैक्टिकल सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि दूसरों को भ्रष्टाचारी कहने वाले लोग, जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दो भ्रष्टाचारी शारदा घोटाले के भाजपा में जाते हैं तो कैसे पाक साफ हो जाते हैं, आसाम में हेमंत विश्वकर्मा जो वाटर स्कैम के दोषी थे, जिनके खिलाफ भाजपा बोलती थी, वो भाजपा में जाकर के पाक साफ कैसे हो जाते हैं, अजीत पवार जी भाजपा में जाकर के कैसे पाक साफ हो गए, भारत के विकास के सहयोगी कैसे हो गए भाजपा के, येदियुरप्पा जी कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो गए थे। महत्वपूर्ण सवाल यह है और इसके ऊपर भाजपा के मित्रों को जवाब देना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैंने देखिए पर्याप्त समय, आप कह नहीं सकते कि समय में कोई कमी हो। शिवम त्यागी जी आपको जवाब देना है, वो वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन वाला सवाल है, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले मुझे जाना है ब्रिजमोहन जी के पास। आ रहा हूं शिवम जी, एक मिनट। ब्रिजमोहन जी, पार्टी पूरी पूरी टूट गई, आज आप कह रहे हैं अजीत दादा पवार जी बिल्कुल ठीक है, पवार साहब क्या करेंगे, वोट कहा जाएगा? क्या विपक्षी एकता पर आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तक जितनी भी डिबेट्स हमने करी आप विपक्ष की तरफ से बोलते थे, आज आप भी एनडीए की तरफ हैं, तो धीरे धीरे कर कर विपक्ष की दल भी जा रहे हैं, जो दल नहीं जा रहे हैं उसमें से एक नया दल निकल रहा है, वो भी चला जा रहा है, तो विपक्ष के पास बचेगा क्या? देखिए रजत जी, मैं पहले इस बात को स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं है। कुछ लोग, जो फैसला लिया गया, जो बहुमत ने जो फैसला लिया था, कुछ लोग उससे सहमत नहीं है, बस इतनी सी बात है। पार्टी यथावत है, पार्टी अपनी जगह पर है, पार्टी का पूरा जो नेतृत्व है वो बेहतर तरीके से उसने फैसला लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि इस मुद्दे पे शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक बात अजीत दादा पवार के बारे में, मैं सुन रहा था अभी कई लोगों ने, पैनलिस्ट ने उनके बारे में कहा, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि दादा अजीत पवार पर जो भी आरोप लगे थे उनका कोई आधार नहीं था, एक परसेप्शन बनाया गया था, और उस परसेप्शन के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है कि अजीत दादा पवार के ऊपर इस प्रकार का कोई ना तो आरोप है ना कोई सबूत है, लेकिन एक पॉलिटिकल बात कही जाती थी। उस बात को हम लोगों ने बेहतर तरीके से रखा है और अंततः इस बात को लोगों ने स्वीकार किया है कि अजीत दादा पवार के ऊपर लगाए गए सारे आरोप पूरी तौर से झूठे और उनमें कोई सत्यता नहीं है। तो मैं ये सोचता हूं कि इस मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा करने की शायद ज़रूरत नहीं है। अब जहां तक बात, मैं इसके पहले निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों का पहले स्टैंड था, लेकिन अभी जो वर्तमान हालात आए जिसपे कि बेहतर तरीके से हम लोगों ने चीज़ों का मूल्यांकन किया, तो ऐसा लगा कि आज देश को ज़रूरत एक ऐसे नेतृत्व की है जो देश को एक स्थायित्व नेतृत्व दे सके और जो एक मजबूत नेतृत्व हो। इत्तेफाक से देश के पास वो मोहन जी, अब नाम लेके भी बोलिए ना साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया, आप वो काम कर रहे हैं कि साहब संगम में जाएंगे कि क्यों ना हम एनडीए के साथ काम करें। ब्रिजमोहन जी, आप पता है, आप जैसे
प्रयागराज में कोई संगम में जाता है, कहता है साहब दूर से आचमन कर लें, अंदर जाएं कि ना जाएं, डुबकी लगाएं। अब जब चले ही गए तो कम से कम खोल के बोलिए। अब लेफ्ट और राइट वाला तो मामला बचे, ये बिल्कुल स्ट्रेट शॉट है। ये स्ट्रेट शॉट ही बताया ना मैंने। देश के पास एक मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में है, हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उसका फैसला लिया कि क्यों ना इस मौके पे हम उनके साथ काम करें। वो देश को मजबूत बनाने के लिए ठीक है, सारे देश के जितने राजनीतिक दल हैं वो डॉली जी, मैं बहुत सारी डिबेट करी मैंने बृजमोहन जी के पास। देखिए अब ये बिल्कुल स्पष्टता है, यही मैं आपसे कह रहा हूं। मान लीजिए यहाँ 5 डिबेटर हैं हमारे पास, शिवम जी मुस्कुराएंगे, इनमें से 4 जो थे वो विपक्ष के थे, शिवम जी पक्ष के थे। एक आदमी धीरे से फिर चला गया, शिवसेना में भी टूट हुई, फिर चला गया, राजभर साहब के यहां कोई बैठेगा वो भी चला गया। यही मैं कह रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या है कि एनडीए का कुनबा मजबूत हो रहा है। रजत जी, आखिर ऐसा क्या है कि अकाली दल ने इनको छोड़ा? आखिर ऐसा क्या था कि जेडीयू ने इनको छोड़ा? आखिर ऐसा क्या था कि पीडीपी से ये छूट गए? तो इनके भी जो लगातार इनकी अलायंस पार्टीज थी उन्होंने इन्हें छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है वो आप इनसे पता करिए। आगे आगे हो सकता है आप देखेंगे कि इनके साथ इन लोगों के आपस में सामंजस्य ना बैठ पाए। तो ये तो कयास आप लगा रहे हैं, कयास लगाने में तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सफल विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बने और 2024 में नई सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही ना आए। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि कल जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं अगले दिन उसी को साथ में ले लेते हैं। तो इनके वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और लगातार सबको समझ में आ रहा है। और जो ये बार बार कह रहे हैं डिलीवरी, हाँ आपने दिया है ना, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिया आपने युवा को, अग्निवीर जैसी स्कीम। डॉली ये एक सेकेंडरी सवाल है मेरा, मुझे लगता है आपको इसका उत्तर देना चाहिए जो बृजमोहन जी ने कहा साहब एक मजबूत नेतृत्व और जिस नेतृत्व की देश को जरूरत थी उसके साथ हम चले गए। तो क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है, जो कार्य करने का तरीका है, वहां राजनीतिक दल अट्रैक्ट हो रहा है? पूरा दल नहीं हो रहा है तो कुछ लोग हो रहे हैं, वो निकल कर चले जा रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी जो बृजमोहन जी ने कहा। रजत जी, हाँ देश में एक ऐसा नेतृत्व है जब मणिपुर जल रहा है और वो विदेश घूम रहा है। देश में एक ऐसा नेतृत्व है जहां महंगाई चरम पर है, जनता को, देश की जनता को लूटने पर बेहाल छोड़कर उनकी जेब पर और उनकी पीठ पर लगातार प्रहार कर विदेश घूमे जा रहा है। वो विदेश में अपने आप को प्रबल बताते हैं और देश की जनता का भूखा मारने पर उन्होंने आमादा कर दिया है। देश में इस तरीके का नेतृत्व, जो 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल हो गया है 100 के पार। देश में हम देख रहे हैं कैसा नेतृत्व है। लगातार मणिपुर के लोग आज हाहाकार कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। जो उनके आंसू नहीं पोंछ सकता नेतृत्व, वैसा नेतृत्व देश को मिला है। और देश की जनता 2024 में दिखाएगी कि कथनी और करनी के इनके जो फर्क थे, इनको जवाब देगी, बताएगी कि तुमने क्या कहा था और तुमने क्या किया है। आने दीजिए समय, 2024 का पता लगेगा। और अभी भी जब आप देखेंगे देश के ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकारें नहीं है और 24 में भी आप देखिएगा इनकी सरकार नहीं आएगी। ठीक है शिवम जी, लोग जब अलायंसेस की बात होती है तो वो सीधा 2004 में जाते हैं। यूपीए, सोनिया गांधी निकली थी, उस समय इंडिया शाइनिंग चल रहा था, अडवाणी जी थे, अटल जी थे, सशक्त नेतृत्व था इंडिया। लेकिन वो जो अलायंस था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसको वोट मिले, सरकार बनाई गई। तो लोग एक वाउच करते हैं कि नहीं साहब इतना बड़ा अलायंस है, देश भर के दल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 24 में कुछ उलटफेर हो जाए? देखिए रजत जी, कांग्रेस प्रवक्ता का ये हाल है कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। पार्टी आप आज अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, लोग आप आज अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, नेता आज आपके साथ नहीं रह रहे हैं। पैनल पर बैठे बैठे एक पार्टी आपके अलायंस से कम हो गई अभी आधा घंटे पहले ही, अभी 2 मिनट पहले ही, और आप कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। जहां तक बात तमाम चीज़ों की है, आपने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता से कि भाई एक बात बताइए, अगर मिल भी जाओगे तो ये सीट शेयरिंग कैसे करोगे? तो उन्होंने क्या कहा, ये असल सवाल नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ये सवाल इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल इकट्ठे होंगे ही नहीं, ये जानते हैं इस बात को, इसीलिए हाइपोथेटिकल सवाल कह दिया उन्होंने। उन्हें पता है ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो इसको हाइपोथेटिकल कह रहे हैं। अब आगे आता हूं। जहां तक बात अलायंसेस और 2004 की है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि अलायंसेस को आप लिख के दे सकता हूं मैं आपको।
अलायंसेस के अंत तक की बैठक करते हुए जो लगातार ये बैठकें कर रहे हैं, अंत वाली बैठक तक आते आते राहुल गांधी अकेले आपको धान लगाते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह है कोई भी पार्टी राहुल गांधी जैसे इनकॉम्पिटेंट नेता की लीडरशिप में चुनाव लड़कर अपना नुकसान या बर्बादी नहीं करना चाहती है। चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, चाहे वो स्टालिन हो, वो नहीं चाहते राहुल गांधी के डॉली जी एक टिप्पणी दे दीजिए क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल है। वो व्यक्ति हैं जो जिसके साथ कांग्रेस जहां चली गई उसने बर्बाद कर दिया सबको। अरे नहीं चिल्लाना नहीं है मैडम, चिल्ला क्या रहे, इतना नहीं चिल्लाना। अध्यक्ष नहीं है तो फिर घूम कहां रहे हैं? फिर भारत जोड़ो यात्रा खड़गे जी के साथ क्यों नहीं की? फिर पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी हर जगह लीड क्यों करते रहते हैं? फिर कांग्रेस का ट्विटर हैंडल सिर्फ राहुल गांधी जी को ही क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि आप जानते हैं वो अध्यक्ष हो या ना हो, महिष्मती के सम्राट वही हैं। ये बता दो कि राहुल गांधी कितना बड़ा विपक्ष का चेहरा है। क्योंकि राहुल गांधी को आप प्रमोट करते हैं भाई, वो है नेता। आप उनको अध्यक्ष बनाए ना बनाए, लेकिन वो है नेता, आप जानती है। हवाई जहाजों में बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ हमारे हाँ वो है नेता, बिना किसी पद के, बिना किसी कद के, बिना सांसदी के वो बैठक में लीड करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में लीड करते हैं और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लीड करते हैं। तो भाई अगर आप उनको लीड करेंगे तो हम तो उन पर कटाक्ष करेंगे ही ना। राजनीति इसी का नाम है। राहुल गांधी के नाम से आप काटते हैं शिवम त्यागी। नहीं लेकिन राहुल गांधी का नाम लेते ही इतना चिल्लाना क्यों शुरू हो गया? अभी तक मैं तमाम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा था तो ये बिल्कुल शांत थी, लेकिन एकदम से जैसे ही मैंने राहुल गांधी पर दो शब्द कहा ये चिल्लाना शुरू कर दिया। साबित करता है नेता वही है पार्टी के, कमान किसी के भी हाथ में हो। ठीक है, प्रवीण कुमार जी के पास जाना है। प्रवीण जी मैं आपसे भी फिर वही जो अनूप जी से सवाल था, आप चाहिए तो सवाल से निकल भी सकते हैं। देखिए मामला जब अपोजिशन यूनिटी का आएगा, बीजेपी के सारे सांसद हैं, दिल्ली में इतनी सत्ता रही कांग्रेस पार्टी के, एमपीज रहे, कांग्रेस पार्टी कहेगी साहब बताइए हमको क्या देंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहेगी साहब बताइए क्या देंगे। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कह रहे थे, क्योंकि हमारा लेट संतोख जी जो एमपी थे वो सिटिंग थे, उनकी वाइफ लड़ रही थी, वो सीट आपने जीती, कहा साहब वो सीट दे रहे थे तब समझते अलायंस होगा। तो अलायंस सीटों के नजरिए से कैसे होगा? भाई केजरीवाल साहब कहेंगे मैं मध्य प्रदेश भी चुनाव लड़ूंगा, राजस्थान में रैली कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ भी जा रहा हूं, तो आप अभी विधानसभा देख लीजिए, हर तरफ तो आम आदमी पार्टी है प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ उस एंड पर कांग्रेस फाइट कर रही है जहां विपक्ष में है या जहां पक्ष में है। तो कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल साहब आते हैं बीजेपी की मदद करने के लिए। तो जब इतने मनभेद हैं तो मतभेद क्यों नहीं होंगे? प्रवीण जी देखिए रजत जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समय बौखलाई हुई है। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा के बाद आते हैं, जब मणिपुर चल रहा था विदेश में यात्रा कर रहे थे, विदेश में आने के बाद जो है मणिपुर नहीं गए ना, उस पर कोई बात करी, सीधी तरीके से विपक्षी एकता के ऊपर बयान दिया। इससे साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से पूरी डरी हुई है, पूरी बौखलाई हुई है। और अब इनका ऑपरेशन लोटस जो है वो पीक पे है। मात्र 3-4 स्टेट बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार है, नहीं तो हर जगह ये गठबंधन में है और कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ दिक्कत है, आता हूं आपके पास। एक बार डॉली जी आपके पास फिर। डॉली जी अब आपसे भी वही सवाल है, तो नेटवर्क ही चला गया। हाँ आ रहा हूं। डॉली जी आपसे भी वही सवाल है। अब अनूप जी कहेंगे हाइपोथेटिकल है, कांग्रेस पार्टी भी सपा से कहेगी नहीं साहब रायबरेली अमेठी सीट बताइए कितनी है। आप जाएंगे 2009 में कहा साहब 22 सीट दीजिए लड़ने के लिए, उससे पहले हम मांगेंगे नहीं। तो ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, इस पर बातचीत कैसे होगी? क्योंकि देखिए बैठक कोई भी हो जाए, कन्वीनर बन जाए, स्पीकर्स बन जाए और 4 बैठक हो जाए, मेन 1 से लेकर 99 तक का जो गेम है वो गेम है सीट शेयरिंग का, कि लोग कैसे साथ में चुनाव करें और उसके बाद प्रचार करें। रजत जी, पिछले जो मीटिंग पटना में हुई थी उसमें तय हो गया था अच्छी तरह, आपको भी याद होगा, खड़गे जी ने खुले तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि ये गठबंधन तय है, ये होगा। दूसरा, सीट शेयरिंग की जहां तक बात आती है, उन्होंने कहा था अगली मीटिंगों में यही तय होगा। तो आने वाली मीटिंगों में यही सीट शेयरिंग पर किस हिसाब से कैसे सामंजस्य बनेगा
उस पर चर्चा होगी और राजा जी, चर्चा मौका होने के दीजिएगा। बाद मीडिया को और पूरे देश को बता दिया जाएगा। ये क्लियर तौर पर साफ है। और ये बार बार पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी अलायंस पार्टीज को संभाल ले, उसके बाद विपक्ष की चिंता करे। विपक्ष अपनी चिंता कर रहा है, कर लेगा, अपना सामंजस्य बिठा लेगा। ये अपनी पार्टियों को संभाल ले पहले, वो बहुत जरूरी है इनके लिए। क्योंकि ये जो इनका कांपना, ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, लगातार नेता का नाम लेना, तो इनको बताता है, इनकी बौखलाहट बताता है कि इनका किस तरीके से इनके अंदर डर है। और ये तो सत्ता का इनके पास एन केन प्रकारेण, तोता मैना सब चीजें पकड़कर फिर इनको आता है किस तरीके से नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को कमजोर करना है। लेकिन इस समय विपक्ष हर तरीके से तैयार है लोकतंत्र की इस लड़ाई को लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, 2024 की हर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग ठीक हर है। तरीके डॉली, से। एक टिप्पणी और दी थी शिवम त्यागी जी ने। उन्होंने कहा कि साहब जो खेत में आप थे, कहा कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुनाव आते आते अकेले रह जाएगी, जितने दल है सब गायब हो जाएंगे। जी रजत जी, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो ये जो घमंड में जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, हाँ, हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं हमारे नेता किसान, देश के किसान के साथ खड़े होते हैं। बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी देश के हर उस वर्ग के साथ खड़े होते हैं, आज जिनको झूठा वादा करके प्रधानमंत्री मोदी ने जिनकी पीठ में खंजर भोंका है। आज जहां मणिपुर में प्रधानमंत्री को आंसू पोंछने चाहिए थे, वहां हमारे नेता राहुल गांधी पहुंचते हैं। और ये इनकी बौखलाहट बताता है कि ना तो राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आज वो सांसद भी नहीं है वर्तमान में, लेकिन फिर भी शिवम एक बार रिप्लाई दे दीजिए। गांधी से शुरू होती है और हर बात राहुल गांधी से शिवम त्यागी रिप्लाई। थैंक यू। क्या कोई घबराहट है राहुल गांधी से, देखिए, या फिर जो विपक्षी एकता पटना में हुई जिसके बाद आपने अजीत दादा पवार को तोड़ दिया, तो वो इसीलिए था कि एक मैसेजिंग थी कि देखिए साहब एकजुट हुए, एक चंक हमने ले लिया। रजत जी, ये पॉलिटिकल अजीत दादा मैसेजिंग पवार को तोड़ा नहीं है। रजत जी थोड़ा समझिए, पार्टी हमारी टूटी नहीं है। रजत जी, मोहन जी, अब मैं कहाँ बताऊं, किसको समझाऊं कि पार्टी में बिल्कुल टूट है। ब्रजमोहन जी ने सही कहा। नहीं, पार्टी टूटी नहीं है, अब पार्टी में कुछ लोग असहमत हुए हैं रजत जी। देखिए, एक बड़े फैसले से। ठीक है, शिवम जी रिप्लाई। बिल्कुल ठीक। रजत जी, देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं। मेरे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था, राहुल गांधी जी हमारे लिए उनका होना बहुत अनिवार्य है। मैं तो कहता हूं वो वहां रहें, जब तक वो उधर हैं वो इस बात को इंश्योर करते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 300+ सीटें लेकर आती रहे। उनसे नुकसान नहीं है, फायदा है हमें। वो जिसके साथ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ आए, बंटाधार, उसके बाद जहां भी जाते हैं बंटाधार कर देते हैं, पंजाब गए हालत खराब कर दी, जहां भी चले जाएंगे कहानी खत्म। खैर, मैं एक और चीज पर आता हूं, आपने ओवर कर इनको देखे ना प्लीज, ये फिर ये बीच में ये किस तरह की भाषा है, ये क्या बोलती हैं, क्या भाषा है इनकी, ये क्या है? राहुल गांधी किसी के लिए भी नुकसान का सौदा है, अलावा भारतीय जनता पार्टी और उसके पक्ष के लोगों के। वो जिसके साथ खड़े हो जाएंगे उनका नुकसान होना तय है। आपने सुना होगा ना भस्मासुर का नाम, तो वो अपने आसपास के लोगों को स्वतः ही खत्म कर देते हैं। अपनी पार्टी, जिस आदमी ने 52 साल 75 साल और 58 साल लीडिंग पार्टी को जीरो कर दिया हो, वो किसी को भी खत्म कर सकते हैं भाई। ये लगातार चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ये क्या है? रजत जी, मेरे को 10 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस को 22 सीटें देंगे समाजवादी वाले? कांग्रेस के हालात ये है कि 22 तो इनको म्यूनिसिपैलिटी की सीट ना मिले, ये 22 नगर अध्यक्ष तो जिता नहीं सकते, इनको 22 लोकसभा कौन देगा बताइए आप? अब ये राहुल गांधी जी को महामंडलेश्वर, महान, बहुत महान और सबसे बड़े नेता और दार्शनिक और न जाने क्या क्या बता सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में 22 तो नगर अध्यक्ष के चुनाव न जीत पाए हैं। इनको कौन 22 लोकसभा देगा? इसलिए आज ये जहां पर भी है उसके जिम्मेदार स्वयं राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का देश का सवाल में आने के लिए। कोशिश ये थी हमारी कि अपने मेहमानों से समझें कि आखिर ये जो 18 तारीख वाली मीटिंग है, यानी एक तरफ विपक्ष बेंगलुरु में होगा, सत्ता पक्ष और एनडीए यहां दिल्ली में अशोका होटल में होगा, ये जो तस्वीर होगी ये बहुत कुछ बयां कर जाएगी कि 24 में क्या होने वाला है। ये बात भी सच है कि अजीत दादा पवार को तोड़कर बीजेपी ने एक मैसेज दिया है कि हाँ, वो ज्यादा ताकतवर है और आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए शायद जो लोग एनडीए छोड़ के गए थे वो एक बार फिर यूटर्न मारकर वापस आ रहे हैं। देश का सवाल में आज के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज़।